हेलो बच्चों, मैं हूं केविन डैनियल, ऑल इंडिया रैंक 92 और एड्यूहैब की तरफ से तुम्हें अगला लेक्चर लेके आ रहा हूं। आज हम सीखेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, अब तक हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन सीखा है और डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है वो लगभग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की तरह ही है, बस एक एक्स्ट्रा स्टेप करना होता है। वो एक एक्स्ट्रा स्टेप के बाद, है ना, वो एक एक्स्ट्रा से स्टेप सीखने के बाद तुम डेफिनेट इंटीग्रेशन भी कर पाओगे। ठीक है, तो बहुत सिमिलर है। एक बार उसका डेफिनेशन जो है उसको अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलो लिखते हैं द डेफिनेट इंटीग्रेशन। द डेफिनेट इंटीग्रेशन द डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ कोई भी फंक्शन, मान लो एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू आर टी, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर इसमें एक्स्ट्रा कुछ ऐसा बोला जाता है फ्रॉम ए टू बी। मतलब कभी भी जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे तो वो जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है वो बोलेंगे, वो होगा अपना एफ ऑफ एक्स। हो सकता है साइन एक्स हो सकता है एक्स स्क्वायर हो। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो वो वेरिएबल बता देंगे, और फिर कहां से कहां इंटीग्रेट करना पड़ेगा वो भी बोलेंगे। तो जैसे यहाँ पे फ्रॉम ए टू बी इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो पहले इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो इज रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसका सिंबल देखते हैं। तो सादा इंटीग्रेशन हो रहा है एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये सब वैसा का वैसा रहेगा, बस इसके लिमिट्स जो है, मतलब फ्रॉम ए टू बी बोला था ना, तो ए हम ऐसा इधर नीचे लिखते हैं और बी ऐसा ऊपर लिखेंगे। तो जब भी तुम्हें इंटीग्रेशन में ऐसा ऊपर नीचे कोई नंबर्स दिखेगा, ठीक है, तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ये हम डेफिनेट इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं। इसको पहले पढ़ते कैसे है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम ए टू बी। तो फिलहाल ये सिंबल है, इसका वैल्यू क्या होगा वो बता रहा हूं। फ्रॉम ए टू बी ऐसा इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें ये जो नीचे जो लिखा रहता है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट। तो नीचे जो लिखा रहता है ना उसको बोलते हैं लोअर लिमिट। लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये जो ए और बी है उनको बोलते हैं लिमिट्स, और ये जो नीचे जो है यहाँ पे उसको बोलते हैं लोअर लिमिट, क्योंकि वो नीचे है, हेंस लोअर। और जो ऑफ कोर्स ऊपर लिखा रहेगा उसको बी को बोलेंगे अपर लिमिट। ठीक है, बी को बोलेंगे अपर लिमिट। और पढ़ते वक्त हम, है ना, इसको पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम द लोअर लिमिट टू द अपर लिमिट, फ्रॉम ए टू बी, लोअर लिमिट से अपर लिमिट। ठीक है, तो ये हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन का सिंबल। अब इसका वैल्यू क्या है वो देखते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर तुम्हें इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आता है, वहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मान लो तुम्हें पता है कि छोटा एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी, है ना, याद करो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में प्लस सी आता है। तो अगर तुम्हें पता है कि छोटा एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन है कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी, फिर उसी फंक्शन का अगर तुम डेफिनेट इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है, उसी फंक्शन का अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन करोगे, मतलब छोटा एफ ऑफ एक्स को फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, बट फ्रॉम ए टू बी, एक लोअर लिमिट से एक अपर लिमिट तक, फ्रॉम ए टू बी ऐसा इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसका वैल्यू हो जाएगा। देखो इसके आंसर में क्या फंक्शन आ रहा था, कैपिटल एफ ऑफ एक्स आ रहा था ना, तो वही कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन के बारे में तुम सोचोगे। ठीक है, इंटीग्रेशन में जो फंक्शन आता है एक्स का, वो फंक्शन उठाओ, वो फंक्शन उठाओ, ठीक है, और उसको ऐसे ब्रैकेट्स के अंदर लिख लो। ठीक है, तो पहले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन परफॉर्म करो। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन परफॉर्म करने के बाद जो फंक्शन आता है एक्स का, वो फंक्शन उठाओ, सी को भूल जाओ, वो फंक्शन को ऐसे ब्रैकेट्स में लिखो,
और वो ब्रैकेट्स के बाहर ऐसा ए और बी ऐसे लिमिट्स लिख लो, ठीक है। ये बस एक रिप्रेजेंटेशन है। ये देखकर फिर तुम्हें अगला स्टेप में क्या सोचना है, इससे क्या समझ में आना है, तो तुम्हें अब जो आंसर में जो x का फंक्शन आता है उसमें x के जगह जिधर जिधर x है उधर हर जगह पे अपर लिमिट पहले डाल दो। तो पहले x के जगह अपर लिमिट डाल दो, मतलब जो फंक्शन आ गया x का, मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, जो भी फंक्शन आ गया x का उसमें पहले अपर लिमिट b जो है b डाल दो, और उसके बाद लोअर लिमिट डाल दो, उसके बाद लोअर लिमिट डाल दो, ठीक है। और इसमें c वगैरह कुछ लोअर लिमिट, सॉरी क्या था, a था, लोअर लिमिट a था। अच्छा, और इसमें सी वगैरह नहीं आएगा। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूंगा, बहुत सिंपल सा चीज है ये, बस हमने मैथ्स के भाषा में देख लिया, अब है ना सादा भाषा में, मतलब एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं करना क्या है भाई, ठीक है ना, देखते हैं। ओके, अच्छा, ऑलराइट। सो अभी जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ, मान लो मुझे पता है कि इंटीग्रल cos x है sin x, राइट, सबको पता है cos x का इंटीग्रेशन है sin x प्लस c, ठीक है। अभी कभी तुम्हें ऐसा सवाल दे दिया जिसमें cos x के उधर लिमिट्स डाल दिया, ठीक है, cos x के उधर लिमिट्स डाल दिया। तो जैसे मान लो इधर हमने डाल दिया 0 और ऊपर डाल दिया π/2, 0 से π/2 इंटीग्रल cos x dx। तो अब इसको इंटीग्रेट करते वक्त तुम क्या करोगे, तुम पहले ये फंक्शन के बारे, ये इसी फंक्शन की इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में सोचो, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन करते वक्त पहले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करो, पता लगाओ यार cos x का इंडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है। जैसे cos x का इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है sin x प्लस c, ठीक है। अब ये तो सीधा फॉर्मूला था, कभी कभी तो अगर मेहनत होगा तो मेहनत वही स्टेप में होगा, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करने वाले स्टेप में मेहनत होगा। एक बार वो हो गया उसके बाद बहुत इजी है। तो एक बार तुम्हें पता चल गया कि यार ये कोई तो फंक्शन ऑफ x प्लस सी है, अब वो c को भूल जाओ, वो फंक्शन ऑफ x को उठाओ, और लास्ट टाइम मैंने क्या अजीब सा चीज किया था, उसको ब्रैकेट्स के अंदर डाल दिया था, ये बस रिप्रेजेंटेशन है, इसको ऐसे ब्रैकेट्स के अंदर डाल दिया, इधर लोअर लिमिट लिखा और ये अपर लिमिट लिखा। तो जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर आता है उसमें c को हटा के बचे हुए फंक्शन को ब्रैकेट्स में डाल दिया, लोअर और अपर लिमिट्स लिखा, और फिर उसके आगे क्या करूंगा, उसमें जिधर भी वो फंक्शन में x आता है उसके जगह पहले अपर लिमिट डाल दूंगा। अपर लिमिट डालने पे आएगा साइन ऑफ π/2 माइनस लोअर लिमिट डाल दूंगा, लोअर लिमिट में आ जाएगा साइन ऑफ 0, साइन ऑफ π/2 माइनस साइन ऑफ 0, साइन ऑफ π/2 होता है 1, ठीक है, फिर माइनस साइन ऑफ लोअर लिमिट 0 होता है 0, उसका इंटीग्रेशन का वैल्यू आ जाएगा 1। ऐसे निकालते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। चलो एक और एग्जांपल है, तुम अब वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो। सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, अब सही है, ठीक है, ऑलराइट। तो वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो, किसका इंटीग्रेशन करें, किसका इंटीग्रेशन करें, मान लो, चलो एक टेस्ट करते हैं तुम्हें क्या पिछले क्लास में हमने जो किया था क्या तुम्हें वो याद है या नहीं। मान लो हम ट्राई करेंगे इंटीग्रल cos स्क्वायर x dx, कहां से का, इसको करते हैं 0 से लेकर π/2 तक, ठीक है, 0 से 90 डिग्री से इंटीग्रल cos स्क्वायर x dx। प्लीज वीडियो पॉज करके इसे अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। चलो अगर पॉज कर लिया है तो अभी सॉल्यूशन देखते हैं। इंटीग्रल cos स्क्वायर x dx ये मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया है ना, उसका डेरिवेशन कैसे करते हैं वो एक बार फिर से देखते हैं। cos स्क्वायर x का एक तो मैंने रिजल्ट भी बताया था कि x/2 प्लस साइन 2x/4 प्लस c आता है, कैसे डिराइव करते हैं याद है। cos स्क्वायर x को हम पहले बोलते हैं कि अच्छा cos 2x is 2 cos स्क्वायर x minus 1, फिर बोलते हैं cos 2x प्लस 1 is 2 cos स्क्वायर x, फिर 2 नीचे लेके जाते हैं और बोलते हैं cos 2x प्लस 1/2 is cos स्क्वायर x,
है ना। तो cos स्क्वायर एक्स इज cos 2x प्लस 1/2। अगर तुम्हें ये सब पता नहीं है ना, प्लीज एक बार मेरे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस पहले देखिए, ठीक है। अच्छा, cos 2x प्लस 1/2 ऐसा सब्सटीट्यूट कर लिया। ये करने के बाद cos 2x/2 का इंटीग्रेशन याद है, हाफ बार जाएगा और cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x/2, राइट। cos x का sin x, cos 2x का sin 2x डिवाइडेड बाय कोशेंट ऑफ x, तो एक बाई 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा। एंड हाफ dx का इंटीग्रेशन हाफ बार जाएगा, इंटीग्रल dx आ जाएगा x, ये हो जाएगा हाफ x। याद कर लो, इंटीग्रल d लक्स वाज लक्स प्लस c, जो क्या है। तो वैसे ही यहाँ पे भी इंटीग्रल x/2 आएगा प्लस c, मतलब इसका आंसर आएगा x/2 प्लस साइन 2x/4 प्लस c, ठीक है। और फिर मैंने बोला कि यार ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, या तो इसको डिराइव करना याद रख लो या रिजल्ट ही याद कर लो, तुम्हारे ऊपर है। मुझे याद नहीं, मैं याद नहीं रखता हूँ, मैं डिराइव करता हूँ हर बार। टेक्निक याद करो क्या यूज करना है इंटीग्रेट करने के लिए, या रिजल्ट याद करो, ठीक है। बट ये काफी इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के हिसाब से, ये बार बार हम ये दो फंक्शंस को एटलीस्ट देखेंगे फिजिक्स में, ठीक है। तो याद करना जरूरी है, या मतलब एटलीस्ट टेक्निक याद करना जरूरी है कि cos 2x का फॉर्मूला यूज करना है दोनों के लिए, ठीक है। अब इसमें जैसे अब हमने अभी अभी रिजल्ट देखा, तो अपना जैसे ये सवाल पढ़ेंगे, हमारा पहला है ना, पहला पहला अप्रोच यही होगा कि हम इसको पहले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से इसका वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है सारे फंक्शंस का सेट जिसका डेरिवेटिव होता है cos स्क्वायर x, और डेफिनेट इंटीग्रेशन एक अलग चीज होता है। इसका आंसर टिपिकली एक नंबर आता है और इसका एक अलग ही मतलब होता है, जो हम अगले या उसके बाद वाले वीडियो में उसका मतलब क्या होता है वो देखेंगे। तो फिलहाल इंटीग्रल cos स्क्वायर x का वैल्यू आ जाएगा x/2 प्लस साइन 2x होल बाय 4 प्लस c, ये आ गया cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो पहले हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से इसका वैल्यू निकालेंगे, x/2 प्लस साइन 2x/4 प्लस c। एक बार फिर से चेक कर लेता हूं, बिल्कुल ठीक है, सही है। फिर उसके बाद एक बार ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन से इसका वैल्यू आ गया, फिर ये फंक्शन को उठाओ, ये मैंने ब्रैकेट्स में इंडेफिनेट इंटीग्रेशन किया। अब मेन सवाल जो था डेफिनेट इंटीग्रेशन, वो उसका आंसर लिख रहा हूं, तो उसका अगला स्टेप लिख रहा हूं। उसमें ये जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन वाला फंक्शन था, एक्स वाला फंक्शन, सी छोड़ के जो चीज था, सी के अलावा जो चीज था, मतलब सिर्फ इतना वाला पार्ट, तो मैं ऐसा ब्रैकेट्स में लिखूंगा और ब्रैकेट्स में लिख के इसमें लिमिट्स डाल दूंगा। तो लिमिट्स क्या है, 0 से π/2। अब इसमें पहले अपर लिमिट डालेंगे जिधर जिधर x है, तो इस पूरे फंक्शन में जिधर जिधर x है पहले अपर लिमिट डालना है, तो जिधर जिधर x है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा x/2 की जगह आएगा π/2 प्लस, अब साइन ऑफ 2x, साइन ऑफ 2 इंटू π/2 मतलब साइन पाई होल डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया अपना अपर लिमिट डालने पे रिजल्ट, ये आ गया अपर लिमिट डालने पे वैल्यू π/2। अच्छा मैंने x/2 नहीं लिखा, आई एम सो सॉरी, x/2 लिखना था, मैंने सिर्फ π/2 लिख दिया। x खुद है π/2 एंड x/2 हो जाएगा π/2 डिवाइडेड बाय 2, और साइन 2x हो जाएगा साइन 2π/2/4, ठीक है। ये हो गया अपर लिमिट डाल के अपना काम। अब लोअर लिमिट डाल देते हैं, ठीक है। लोअर लिमिट डालने के लिए इसको बोर्ड को आगे भेज रहा हूं। लोअर लिमिट क्या है, 0, लोअर लिमिट है 0, ठीक है। लोअर लिमिट है 0, तो ये 0 डाल दो x की जगह, तो 0/2 आ जाएगा। एंड साइन प्लस क्या है, प्लस साइन ऑफ 2 इंटू 0, वो तो 0 हो जाएगा, प्लस साइन ऑफ 2 इंटू 0 मतलब 0, साइन 0 क्या होता है, वो भी 0। तो इसमें क्या है, अपना लोअर लिमिट पूरा का पूरा 0 आ जाएगा, 0/2 प्लस साइन ऑफ 0/4, तो ये पूरा का पूरा अपना लोअर लिमिट 0 हो जाएगा। और अपना आंसर जो है, ठीक है, पूरा लोअर लिमिट 0 हो गया, ठीक है। और अपना आंसर क्या हो गया, देखो इसको अगले पेज पे लिखता हूं, π/2/2, π/2/2 हो जाएगा π/4, π/2/2 हो जाएगा π/4। एंड यहाँ पे साइन 2π/2, तो 2 काट दो, 2 काट दो, साइन पाई होता है, कितना होता है बच्चों,
साइन 180 डिग्रीज होता है फिर से जीरो, साइन पाई होता है जीरो, साइन जीरो है जीरो, साइन पाई बाई टू है 1, साइन पाई फिर से जीरो, ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, ये चीज पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, ये चीज जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ पाई बाई 4 रह जाएगा, सिर्फ पाई बाई 4 रह जाएगा, तो ये अपना आंसर आ जाएगा, ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आ गया रिजल्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन का। होपफुली आशा करता हूं तुम्हारा भी यही आंसर आया होगा। एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं, फिर इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो एक लास्ट एग्जांपल में ऐसा देखेंगे कि जब लॉग फंक्शन होता है ना, लॉग फंक्शन, जैसे इसको इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रल 2 to 3 dx by x, क्या आ जाएगा? इंटीग्रल 2 to 3 dx by x, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अटेम्प्ट कर लो, पॉज कर लो वीडियो, अगर पॉज करके हो गया तो देखो रिजल्ट ऐसा आएगा। पहले हम इसको ब्रैकेट्स में इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से अटेम्प्ट करेंगे, तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से पता है इंटीग्रल dx by x स्पेशल फॉर्मूला है, इसमें पावर फॉर्मूला नहीं काम करता है, इसका रिजल्ट है, ये एक्सेप्शन है ना, ln mod x प्लस c इसका रिजल्ट है। ठीक है, तो ये ln mod x वाला फॉर्मूला उठा के इसमें लिख लो ln mod x, और इसमें लिमिट्स डाल दो, अपर लिमिट है 3, लोअर लिमिट है 2। ठीक है, अब देखो इसका रिजल्ट कैसा आता है, जब हम 3 डालेंगे और 2 डालेंगे, इसको वैसे स्क्रीन को फिर से पीछे भेज देता हूं, परफेक्ट, स्क्रीन को पीछे भेज दिया। ठीक है, अब इसमें 3 डाल दो फिर 2 डाल दो, ठीक है, तो आ जाएगा ln mod 3। बाय द वे मॉड क्या होता है, मॉड ऐसा फंक्शन होता है जो माइनस साइन हटा देता है, तो मॉड 3 3 होता है, मॉड माइनस 3 भी 3 होता है। ठीक है, तो अगर मतलब मॉड 3 3 होता है तो तुम्हें वैसे ln mod 3 लिखने का जरूरत नहीं है, ln mod 3 लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉड 3 3 होता है। बट अगर मॉड माइनस 3 होता तो फिर तुम माइनस 3 ln माइनस 3 नहीं लिखते, ln प्लस 3 लिखते थे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे जो है ना, मुझे क्या करना है, ln mod 3 लिखना है, बट mod 3 तो बेसिकली 3 ही होता है, तो तुम mod 3 लिख लो या सिर्फ 3 लिख लो, एक ही बात है। और फिर वैसे ही ln mod 2 लिखना है, चाहिए तो सिर्फ ln 2 भी लिख सकता हूँ। तो ये अपना रिजल्ट आता है। बस तुम्हें ऐसा दिखेगा कि ऑप्शंस में ऐसा रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि एक और स्टेप ऑब्वियसली किया जा सकता है यहाँ पे, और यहाँ पे लॉग का प्रॉपर्टी यूज किया जा सकता है, जो हमने शायद इसी सीरीज के सेकंड वीडियो में देखा था। तो लॉग का प्रॉपर्टी, लॉग ए माइनस लॉग बी इज लॉग ए अपॉन बी, तो रिजल्ट वैसा आ जाएगा, रिजल्ट वैसा आ जाएगा, रिजल्ट आएगा ln mod ऑफ 3/2, एंड mod ऑफ कोर्स 1, मतलब 3/2 पॉजिटिव होता है, तो mod नहीं भी लिखा तो भी सेम ही चीज होगा। तो ये अपना रिजल्ट है ln 3/2। ठीक है, ln 3/2। ठीक है, तो एक चीज का ध्यान दो, जब ln आता है अपने फंक्शन में और उसमें जब लिमिट्स डालोगे ना, तो हो सकता है तो बाद में ये एक स्टेप कम कर सकते हो अपने सॉल्विंग से। लिमिट्स डाल दो तो अपने मन में सोचो, अच्छा ln 3 माइनस ln 2, और डायरेक्टली क्या लिख लो, ln 3/2, ln 3/2। ठीक है, लॉग फंक्शन में फाइनल स्टेप में तुम लॉग का प्रॉपर्टी लगा के सब्ट्रैक्शन को तुम लॉग के अंदर डिवीजन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, बट वैसे आइडिया सेम है, एंड आई होप कि तुम्हें दिख गया कि डेफिनेट इंटीग्रेशन काफी आसान है, बस तुम्हें इनडेफिनेट अच्छे से आना चाहिए। इनडेफिनेट आ गया तो डेफिनेट इंटीग्रेशन भी आ जाएगा, जितना फिजिक्स में जरूरत है उतना, ठीक है, उतना अच्छे से आ जाएगा। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। वैसे जो बेसिक इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टीज है वो तो यूज कर ही सकते हो, मैं एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी एक तो ये है कि जैसे मान लो तुमने कभी लिमिट्स को चेंज कर लिया, ए से बी जाने की जगह तुमने बी से ए, मतलब तुम्हें बी से ए इंटीग्रेट करना है, तुम्हें कोई तो कारण के लिए लिमिट्स चेंज करना है। ठीक है, तो अगर लिमिट्स चेंज करना है तो फंडा ये है कि लिमिट्स चेंज करते वक्त एक माइनस साइन आ जाएगा,
साइन चेंज होगा। लिमिट्स को बदलोगे तो साइन चेंज होगा, लिमिट्स को बदलोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव होगा या नेगेटिव पॉजिटिव होगा। तो लिमिट्स चेंज करने पे साइन चेंज हो जाता है। सिंपल सा प्रूफ है, अगर इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी है, तो ये वाला रिजल्ट कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए आ रहा है ना। इसमें पहले अपर लिमिट डालेंगे फिर लोअर लिमिट डालेंगे, है ना, इस रिजल्ट में। और वो वाले साइड पे क्या आ रहा है, वो वाले साइड पे क्या आ रहा है, ये चीज क्या है, वो है कैपिटल एफ ऑफ, इसमें अपर लिमिट क्या आएगा, ए, तो इसमें एफ ऑफ ए माइनस कैपिटल एफ ऑफ बी आएगा। दोनों के बीच में रिश्ता क्या है, एक है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, दूसरा एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। रिश्ता क्या है, बस साइन अलग है। रिश्ता ये है कि लेफ्ट हैंड साइड इज नेगेटिव ऑफ ये वाला फंक्शन, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इज नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, इज नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। ठीक है, तो सिंपल सा प्रॉपर्टी है, कभी अगर जरूरत पड़े तो यूज कर सकते हैं। लिमिट्स चेंज करना हो तो माइनस साइन जरूर, साइन चेंज कर लो, नेगेटिव को पॉजिटिव कर लो या पॉजिटिव को नेगेटिव कर लो। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि तुम इंटीग्रेशन को दो हिस्सों में बांट सकते हो। जैसे अगर तुम्हें ए से बी इंटीग्रेट करना है, ठीक है, ए से बी इंटीग्रेट करना है तो तुम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। तुम ए से बी इंटीग्रेट करने के जगह ए से सी तक इंटीग्रेट कर सकते हो, प्लस सी से बी तक इंटीग्रेट कर सकते हो। और ये भी बहुत आसान है प्रूफ करना, ये भी बहुत आसान है प्रूफ करना कि ये सही क्यों है। अपना LHS जो है, फर्स्ट टर्म जो है वो है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये फर्स्ट टर्म है। अपना जो सेकंड टर्म है वो है एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए। और अपना थर्ड टर्म जो है वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी, वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी। इसको आगे भेज देता हूं, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी, ठीक है ना। अब क्या सेंस बन रहा है, एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी, अगर इनको ऐड करोगे तो क्या ये सही है कि ये टर्म और वो टर्म बराबर है, बिल्कुल राइट। एफ ऑफ सी उधर प्लस एफ ऑफ सी है, इधर नेगेटिव एफ ऑफ सी है, ये कट जाएंगे आपस में, क्या रह जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो LHS और RHS बराबर है, हेंस ये अपना जो ये प्रॉपर्टी है वो भी बराबर है। ठीक है, आखिरी प्रॉपर्टी ये है, बहुत सिंपल से प्रॉपर्टीज है। ठीक है, आखिरी प्रॉपर्टी ये है कि अपना जो इंटीग्रेट करते वक्त जो वेरिएबल यूज हो रहा है ना, वो वेरिएबल एक्चुअली मैटर नहीं करता है। इंटीग्रेट होते वक्त जो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है वो वेरिएबल मैटर नहीं करता है डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए। डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए सिर्फ फंक्शन मैटर करता है और लिमिट्स मैटर करता है। तो जैसे अगर यहाँ पे x के जगह u होता ना, पर लिमिट्स में सेम रखता और फंक्शन भी सेम रखता, आंसर सेम आता, आंसर बिल्कुल सेम आता। क्यों, तुम चेक कर सकते हो। एफ ऑफ, इसका इंटीग्रेशन को क्या लिखेंगे, कैपिटल एफ ऑफ एक्स, और उसमें हम लिमिट्स डालेंगे, उसमें लिमिट्स डालेंगे कहां से कहां, उसमें लिमिट्स डालेंगे ए से बी, ठीक है। और फिर इसके लिए क्या लिखेंगे, कैपिटल एफ ऑफ यू, और उसमें लिमिट्स डालेंगे, उसमें लिमिट्स डालेंगे फिर से ए से बी, ठीक है। और इसमें तुम देख सकते हो कि अब ये तो फिर सिर्फ टेम्परेली इधर एक्स और यू दिख रहा है। अब अभी क्या करने वाले हैं, एक्स के जगह बी डालने वाले हैं, तो एक्स तो गायब ही हो गया। मैटर बस क्या कर रहा था, मैटर कर रहा था कि यार बी और ए क्या है, और मैटर ये कर रहा था कि ये फंक्शन क्या है जिसके कारण ना ये इंटीग्रेट होने पे ये फंक्शन आता है स्पेसिफिक। तो अगर वो फंक्शन सेम रखोगे, ए और बी सेम रखोगे, सेम रिजल्ट आएगा। इधर भी बी, यू के जगह बी आ जाएगा माइनस, फिर यू के जगह ए आ जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रिजल्ट आ रहा है। मतलब ये वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता।
ठीक है, तो बहुत बहुत सिंपल सा चीज है। ठीक है, ये बस प्रॉपर्टीज तुम्हें बस पता होना चाहिए। कभी ऐसा उन्होंने सवाल मतलब देते वक्त लिमिट्स को उल्टा करके दिया हो तो तुम उसको सीधा करना चाहते हो तो बस माइनस साइन डाल के सीधा कर सकते हो। इंटीग्रेट दो पार्ट में करना हो, ठीक है, तो फिर वो दो पार्ट में भी तुम इंटीग्रेट कर सकते हो। ऑलराइट, एंड लिमिट्स मतलब तुम्हें कोई कारण वेरिएबल उतना पसंद ना हो तो वेरिएबल्स भी चेंज कर सकते हो, यू के जगह एक्स लिख सकते हो, जो भी, ठीक है। बट ये सब बेसिकली ये प्रॉपर्टीज है जो हमें पता होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो बस आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम मिलेंगे और आगे डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो नंबर आता है बार बार, एक है ना, ये नंबर आ रहा था इंटीग्रेट करते वक्त, इधर पाई/4 आ रहा था एंड 1 आ रहा था इस इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो जो नंबर आता है इंटीग्रेशन में वो नंबर का क्या काम है वो हम सीखेंगे। इस वाले में ln3/2 आया था। ठीक है, हर बार एक नंबर आता है, फंक्शन ही आता है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन इज द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस जिसका डेरिवेटिव इज द क्वेश्चन। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के आंसर में फंक्शन आता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन के आंसर में एक नंबर आता है। नंबर का क्या मतलब है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट। EduHub, India's online learning hub. Download the app now.